फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मोदी विरोधी से कैसे बने मोदी के प्रशंसक और करीबी जफर सरेशवाला। पता नहीं नाम ठीक बोला या नहीं, पर देखते हैं भाई कि कैसे विरोधी से बन गए उनके प्रशंसक, उनकी प्रेज करने लग गए। वाह, और उनके करीबी भी बन गए। चलो, कमाल का वीडियो लग रहा है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो था मोदी का विरोधी। गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। खुलकर की मोदी की खिलाफत। इस फसाद में यूं लगा कि यार इनफ इज इनफ, तो इस बार यूं लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। फिर हुई मोदी से एक मुलाकात। 5th फ्लोर पे मोदी साहब का कमरा था, तो वहाँ खड़े थे मोदी साहब मुझे इस्तकबाल में, और मेरे गले में हाथ डाला और बोला यार क्या चल, यूं करके उनकी जो स्टाइल है ना। मुलाकात हुई, क्या बात हुई कि मोदी का विरोधी बना उनका मुरीद। तो मैंने कहा सर आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं? तुम मेरे हो। उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं। नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा के कॉन्वर्सेशंस में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और आज से नहीं तब से जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के बाद इन्होंने ही अपना बहुत कुछ गंवाने के बाद मोदी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन शुरू किया था, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही जफर सरेशवाला जो मोदी के बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे, वो आज उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। और क्या वो करीबी अभी भी बनी हुई है जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के साथ थी इनकी? क्या आज देश के प्रधानमंत्री के साथ भी उतना करीबी रिश्ता इनका है? और बहुत सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज ही मेरे साथ जुड़े हैं। जफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो चलिए बात यहीं से सबसे पहले शुरू करते हैं। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, आपने अपना बहुत कुछ खोया, गंवाया, मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज आपकी जला दी गई, और आपने एक बड़ा कैंपेन मोदी विरोध में शुरू किया। थोड़ा सा चाहूंगी तो उस कैंपेन के बारे में बताएं, और उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि आज अगर मोदी के समर्थकों का नाम लिया जाता है तो आपका नाम बहुत ऊपर आता है। नहीं देखिए, बिल्कुल गुजरात में जो 2002 में जो दंगे हुए उसमें हमारी फैक्ट्री जो थी वो जल गई, ऑफिस जल गई, घर जल गया था और हम लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ गए थे। लेकिन वो पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी जो फसाद हुए जितने भी, बल्कि अहमदाबाद में जो फसाद होता था तो सबसे पहले आग लगती थी हमारी फैक्ट्री को। 69 के राइट में, 85 में, 87 में, 90 में, 92 में और फिर ये 2002 में। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही कि वो आग हमारे लिए हमेशा बाग बन गई, तो फिर खड़े हो गए। लेकिन ये हुआ कि इस फसाद में यूँ लगा कि यार इनफ इज़ इनफ, यानी परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम जो है, क्योंकि कभी भी किसी फसाद में जो करने वाले थे वो कभी गिरफ्तार हुए नहीं, ना कभी किसी को सज़ा मिली। तो इस बार यूँ लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। तो बोले किससे करें? तो बोले हमने सोचा भाई चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके खिलाफ। तो चूँकि मैं इंग्लैंड में था उस ज़माने में, तो हमने उनके खिलाफ एक छोटा शुरू किया, लेकिन वो बात आगे चलकर एक बड़ा वो बन गया और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े। हमने बड़ी मूवमेंट की कई शहरों में मोदी साहब के खिलाफ, और वहाँ के प्रदर्शन भी किए, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किए। फिर मैंने वहाँ के MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको इस्तेमाल किया। हम खुद उस ज़माने में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर साहब, उनसे हम मिले। फिर लगा कि नहीं इस तरह इससे नहीं होगा, यानी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करने की सारी तैयारियां की, और उसमें हमने शेरी बूथ जो टोनी ब्लेयर जो हैं उनकी अहलिया है, जो बहुत ही मशहूर ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, उनको हमने हायर किया।
और सिर्फ यही नहीं, ये सब आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे थे बिल्कुल, या एज एन बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन के? नहीं, मैं अपने पैसे खर्च करके करता था ये एक। दूसरा, हमने लंदन हाई कोर्ट में एल के अडवाणी साहब जब होम मिनिस्टर भी थे और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2002 मेरे ख्याल से नहीं, उससे पहले मैं अमेरिका भी गया, इसलिए कि जब ये हुआ तो मेरे फादर की एक दोस्त की बीवी थी, वो उस ज़माने में अमेरिका की एम्बेसडर थी रोमानिया में। अच्छा। मेरी उनसे बातचीत होती थी, उनका अहमदाबाद में ताल्लुक़ था क्योंकि उनके हस्बैंड अहमदाबाद से थे। तो मैंने कहा कि भाई, और अमेरिका ने कुछ कहा नहीं था, यानी इतना हुआ, तो मैंने उनसे एक दिन कहा कि यार इतने अगर कुत्ते मर जाते तो अमेरिका शोर मचाता है, यहाँ इंसान मरे और आप खामोश हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई क्यों कुछ नहीं कर रहे आप? तो कहा कि अच्छा, मैं कॉलिन पॉवेल से, जो अमेरिका के उस ज़माने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जी। तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, गालिबन अप्रैल या मई 2002 में। मैं गया और मैंने बाकायदा एक ख़त लिखा कि तो दंगों के जस्ट बाद ही में बात की बात है, हाँ। तो मैंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी साहब को जो है आप इनका वीज़ा भी रिवोक करो और इनको वीज़ा दो भी मत। तो उन्होंने, तो वो मेरा एक वो बना। और बाद में फिर मैंने अमेरिका में भी लोगों से मुलाकात की, अलग अलग शहरों में, बॉस्टन में, हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, और एक माहौल था। क्या चाहते थे आप? कि भाई यानी सजा होनी चाहिए लोगों को। अच्छा। यानी और मोदी का क्या होना चाहिए? कि भाई नहीं, यानी कुछ होना चाहिए, ये नहीं था मुझे। अच्छा, मुझे कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं, उसूल की लड़ाई थी। ये सब कुछ किया। और फिर अडवाणी साहब चूंकि होम मिनिस्टर थे, तो पता चला मेरे ख्याल से जून में अडवाणी साहब इंग्लैंड आ रहे थे कोई टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस में। तो हमने अडवाणी साहब के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर यूके। बहरहाल वो भी किया। बाद में खैर वो केस डिसमिस हो गया। फिर अडवाणी साहब आए 6 महीने के बाद दोबारा, तो हमने उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया बड़ा इंडियन हाई कमीशन में। ये सब कुछ किया और करने के बाद फिर वो मैजिक पिल आपको मोदी जी ने क्या दी कि आप बदल गए? ये हुआ कि एक संजीदगी से मैंने सोचना शुरू किया। तो मुझे एक एक्टिविस्ट की दुनिया दिखी तब कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी, ये भी एक बड़ा बिजनेस है। मैं तो अपने पैसों से लड़ रहा था, लेकिन लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हैं इस मुल्क में, जो पूरी दुनिया में जाते थे, तो मुझे तब ये लगा कि यार मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मेरा ताल्लुक है। मेरी टीवी पे जो इंटरव्यू वगैरह आते थे, जैसे मैं एक्टिविस्ट बन गया था। यहाँ रुक रही हूँ आपको। इस दौरान आपके पास कहीं से भी ये कोशिशें नहीं हुई कि मोदी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको कहा जाए कि भाई क्यों ये सब कर रहे हो हमारे विरोध में? ये कोई एफर्ट कहीं से नहीं आया? फिर क्या हुआ कि दोबारा मोदी साहब इलेक्शन भी जीत गए दिसंबर में, 2/3 मेजॉरिटी से। और उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया कि भाई आखिर, और मैं इंग्लैंड में भी था, क्या आखिर क्या। तो ये हो गया था, इलेक्शन जीत गए। तब मुझे अहमदाबाद, और हाँ मेरे ख्याल से 2003 मई या जून में मुझे अहमदाबाद से फ़ोन आने लगे कि यार जफर भाई, ये नरेंद्र सुना है कि मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात का जो उन्होंने शुरू किया है, तो यार आप उनसे मुलाकात कीजिए और कुछ बातचीत का कोई रास्ता बनना चाहिए। ये मुझे लोगों ने वहाँ से कहना शुरू किया। तो मैं बड़ा वो हुआ कि यार मैंने तो लड़ाई लड़ी है, तो कोई मुझसे क्यों मिलेगा। तो हमारे इस मूवमेंट के जो सरबराह थे, जो हमारे जो मेंटोर थे, वो महेश भट्ट साहब थे एक। तो मैंने, और भट्ट साहब की एक बात मैं कहूँगा, वो बड़े ईमानदार हैं राय देने में, हालांकि लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मोदी साहब आ रहे हैं और उनसे मिलना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, उनको मालूम था। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया कि यार ये लोग इस तरह से कहते हैं और मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो भट्ट साहब ने मुझे सोच के कहा कि यार देखो, हमारी लड़ाई जो है मोदी से, वो कोई ज़ाती तो है ही नहीं, उसूल पे लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई में भी एक वक्त आने वाला है कि आपको मोदी के साथ बैठना पड़ेगा टेबल पे। तो यूँ समझो कि वो ऑप्शन अभी ले लो। ठीक है। तो बोले कोई हर्ज नहीं है मिलने में। तो मुझे एक हिम्मत आई कि चलो। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने कहा विल बेल द कैट, मोदी साहब को बात कौन करेगा। तो मैंने कहा यार भट्ट साहब आप बताओ। तो फिर कुछ दिनों के बाद भट्ट साहब का मुझे फ़ोन आया कि यार मोदी के दोस्त हैं रजत शर्मा, जो मेरे भी दोस्त हैं, मैं रजत से बात करता हूँ। और वहाँ रजत
शर्माया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम एक मेल लिखो। तो मैंने एक मेल लिखा मोदी साहब को और मैंने कहा कि मेरी पहली लाइन थी उस मेल में कि आई एम नॉट एपोलॉजेटिक, मतलब जो अब तक मैंने किया उसके लिए मुझे कोई माफी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक रास्ता है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप मेरे भी चीफ मिनिस्टर हो और मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो और मुझे मालूम है कि मोदी साहब के जितने एडवाइजर थे उस वक्त सब ने कहा कि मत मिलना इससे, ये जफर सुरेश वाला बहुत डेंजरस है। उसे एक तो बड़े अभी अधिकारी बने, बाद में वो कहते हैं कि मैं लिख के देने वालों में से था, लेकिन वो मोदी साहब ने खुद तय किया कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उनको एडवाइस सबकी ये थी कि भाई इससे क्यों मिलते हो, उन्होंने तय किया। तो हमारी ये बैक एंड फोर्थ हो रही थी और ये हुई। फिर मोदी साहब ने मुझे कहा फलां जगह पर, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। तो वो एग्री हो गए। अच्छा, मैंने एक राय तो महेश भट्ट से ली, एक वहाँ 2 इस्लामिक स्कॉलर हैं पुराने ज़माने से जिनसे मेरा ताल्लुक था, हाँ लंदन में। मैंने उनसे पूछा कि मुझे मुसलमानों की राय नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम की राय चाहिए। उनके सामने ये सारा था, गुजरात का पस मंज़र और सारा। इस पस मंज़र में आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो मौलाना याकूब साहब कासमी बड़े पुराने देवबंद के स्कॉलर हैं और एक मौलाना ईसा मंसूरी, दोनों ने मुझे कुरान की 10 आयतें सुनाई और कहा कि अगर मसले को हल करना है तो मिलो और मसला हल नहीं करना तो मत मिलो। ये बोला तो मुझे एक हिम्मत आई मजहब की भी कि भाई, तो ये हुआ कि जब मिलने का तय हुआ तो मैंने मौलाना ईसा मंसूरी को कहा कि मौलाना बोलना बहुत आसान है, अब आप भी चलो साथ में बोलते हो। तो वो भी साथ में थे और हमारी मुलाकात सेंट जेम्स कोर्ट में हुई। तो फ्रेंड्स, लग रहा तो मजेदार है, बीच में लग रहा था यार ये क्या है, ये क्या कर दिया, ये तो गलत कर दिया। क्योंकि खासकर जैसे बोल रहे हैं ना कि मैंने इतनी बड़ी मूवमेंट कर दी, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, एक तो आपका सब कुछ खत्म हो गया, आप कह रहे हो आप सड़क पे आ गए, तो फिर अगर खत्म हो गया तो इतना पैसा कैसे आया कि इतना फुल फ्लेज इतना आपने वो कर दिया। और आप इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में कैसे हो आप, तो अब उनका तो इतना हमें डिटेल नहीं पता ना। तो क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में कि आपका अगर सब खत्म हो गया था उस राइट्स में, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि आप इंग्लैंड में बैठे हो और इतने आपके कनेक्शंस हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस। यार हम भी यूएसए में हैं, हमारा तो कोई भी नहीं है। तो वो काफी हैरानी की बात लग रही थी मुझे। और जिस तरह से जी हम तो उनके जो थे ह्यूमन राइट्स वाली, उनको भी हायर कर लिया, और इतने टॉप पोजीशन वाले को हायर करने का मतलब है बहुत पैसा। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। और फिर जब इन्होंने ये बात बोली ना कि मोदी जी से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने जो 2 इंग्लैंड में बैठे हुए थे रिलीजियस लीडर्स टाइप, उनसे सलाह ली। अरे किसी से मिलना ना मिलने से कि ये समझ नहीं आया मुझे कि उसमें करेक्ट है रिलीजियसली कि नहीं, वो भी समझ नहीं आया। रॉयट्स इतने होते हैं, कितने हिंदूज की भी डेथ होती है जिसकी वजह दूसरा रिलीजन है। जैसे इस केस में हुआ कि वो कहते हैं कि हिंदूज को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर ये किया, वैसे ही हिंदूज भी ब्लेम करते हैं कितने रॉयट्स जिसमें हिंदूज की डेथ हुई। पर अगर हिंदूज को बात करनी हो तो वो किसी से ऐसे पूछने तो नहीं जाते मेरे ख्याल से कि अपने रिलीजियस लीडर से कि क्या हमें बात करनी है। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि क्या रिलीजियसली रॉन्ग हो सकता है ये बात करना, विच वॉज इतना, मतलब उस टाइप से सोचना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था उस टाइम। और महेश भट्ट की जब बात की कि वो हमारे मेंटोर थे, मैं तो वहीं पे शॉक में चली गई। खासकर आजकल जो न्यूज सुनी थी हमने सुशांत सिंह के रिलेटेड, उसके बाद से तो जब भी ऐसे लोगों का नाम आता है मैं तो रेड लाइट मेरी दिमाग की जल जाती है। तो मुझे नहीं पता भाई कि ठीक बंदे को मेंटोर बनाया कि नहीं बनाया, पर आगे देखते हैं। पर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग। और अब हम पहुंचे मेन पार्ट पे जहां पे अब ये मोदी जी से मिलने वाले और पता चलेगा। राइट, इसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने सब साफ साफ बताया, चाहते तो छुपा भी सकते थे, ना बताना ना बताते सब उन्होंने साफ साफ बताया कि मेरा मेंटोर कौन था, मैंने अपना पैसा लगाया था। वो तो इंश्योरेंस वगैरह में मिल जाता होगा आपको, जो भी अगर इस केस में अगर फायर होती है वो सब, मगर जो भी है उनके इतने एसेट्स थे उनके पास कि वो ये सब कर सकते थे। कह रहे हैं फिलॉसफी के लिए कि रॉयट गलत बात है, वो बात सही है कि रॉयट तो गलत चीज़ है, तो इसीलिए कह रहे थे कि रॉयट गलत है। मगर वो लोग पकड़े नहीं गए थे जिन्होंने रॉयट किए हैं। जो भी इंसान रॉयट करता है इवेंचुअली बैड एलिमेंट ही होता है, क्योंकि और भी आपके पास लीगल तरीके हैं, सही तरीके हैं, सिविलाइज तरीके हैं। तो रॉयट तो पूरी गलत चीज़ है।
और जो भी इंसान कर रहा है मोस्टली वही होते हैं लोग जो दंगे फसाद में बिलीव करते हैं, जो गुंडे मवाली जिसे कहा जाता है। मतलब जो नहीं, पर जो साधारण रॉयल्स हुए इंसान थे है, जिन्होंने किए थे उनके साथ जो हुआ था उसके जो रिटर्न भी में वो हाँ दिया तो ना वही तो कि भैया रिटर्न तुमने में मेरे क्या तुमने रॉयड ये सिर्फ बुरा तो इंसान है। ही कर सकता है। होता है। आपको कोई नजर नहीं आएगा, कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, चाहे आप उसके घर में कोई अट्रॉसिटी होगी हो, मगर वो तलवारें लेके किसी को मारेगा नहीं, क्योंकि वो खुद अच्छा इंसान है। पता नहीं अगर आपके साथ हो, आपकी मेरा तो यही फैमिली thought है, में फिर आप अच्छे किसी के इंसान साथ नहीं हो, है। मैं तो पता नहीं, मैं नहीं इस बारे में कह सकती। आप क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल ये हैं। सोचती हूँ अगर मेरे साथ हो और मेरा कोई लव्ड वन को कोई करे तो मुझे तो होगा कि मैंने बदला लेना है, ये हाँ, भी होता है। तो वही है, जो भगवत गीता के फॉलोअर्स हैं वो तो यही कहेंगे कि अगर आप बुरा कर्मा करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी और ने बुरा कर्मा किया तो वो आपकी हेडेक नहीं है। मान लीजिए किसी ने बुरा कर्मा किया, आपके साथ किया या आपके लव्ड वन के से, उसने बुरा कर्मा किया, उसको तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी, उसको तो भुगतना पड़ेगा, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आप बुरा करके फिर क्यों फंस रहे हैं उसमें? आप बुरा मत करिए। इसीलिए तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है सिचुएशन की। आप फाइल करिए, कोर्ट फाइट करिए, उसको सजा दिलवाइए। सालों साल लग जाएंगे। जो भी है, पॉइंट यही है कि लाइफ टेम्पररी है। बट एनी वापस इस पे अगर आए तो इन्होंने साफ साफ बताया कि भाई मैंने ये किया था, मेरे को पर्सनल कुछ नहीं था। एक पॉइंट था कि रॉयड्स गलत हैं और लोगों को पनिश करिए जिन्होंने गलत कार्य किया है, उसके लिए वो बात कर रहे हैं। और उनका मेंटोर शायद उनको भड़का रहा था, जो भी है मेंटोर उनको बहुत जगह जगह लेके ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। मुझे पता नहीं पैसा कहाँ से आया, क्योंकि खुद पैसा इतना लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस में लोगों का पैसा नॉर्मल बिजनेस में लगा होता है, ऐसे खुला कैश पड़ा नहीं होता कि जो इन कामों में जा सके। तो उसका एग्जैक्टली पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा था, जबकि जो भी कहने में ठीक है, मगर उन्होंने क्लियरली बताया कि हाँ मैंने विरोध किया था। और ये सब करने के बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट काफी अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंटली बताया जा रहा है। मगर मिस्टर भट्ट का जो कनेक्शन है मुझे अजीब लगा कि उनको क्या लेना देना, मतलब फिल्म मेकर है वो, फिल्म मेकर को क्या इन चीजों में कैसे, मुझे वही बात समझ नहीं आई। पर एटलीस्ट उन्होंने एक बात अच्छी थी कि उन्होंने कहा था हाँ मिल लो, ये नहीं बोला मत मिलो। नहीं, एक एंगल होता कि भड़का के ना मिलो। मेन पॉइंट है, स्कॉलर से बात हुई तो स्कॉलर्स ने जो थे इस्लामी, उन्होंने ये कहा कि देखिए चलिए आपके अगेंस्ट कुछ कार्य हुआ है। भाई प्रॉब्लम यही था कि रॉयट हो गए, आपके साथ हानि हुई आपकी, तो क्या आप बात करेंगे उससे? नहीं। तो इस डिलेमा में थे वो कि क्या करूं, मैं बात करूं नहीं तो तुमने मेरा ही खराब किया है। तो वही स्कॉलर ने बोला बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी किससे भी, तो ठीक है। तो अच्छी बात है, अब देखते हैं अगला क्या है, बट काफी अच्छा लग रहा है। यस फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी से चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।